हेलो फ्रेंड्स। आज मैं RM झा आप लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट EIS के साथ क्लबिंग किया गया है। EIS एक अलग सब्जेक्ट है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट है। EIS 50 मार्क्स का होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी 50 नंबर के होते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपके सिलेबस में इंक्लूड करने का मेन रीज़न होता है कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव नॉलेज डेवलप करना। कॉम्पिटिटिव नॉलेज दोस्तों, आज के डेट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम बिजनेस की ऑब्जेक्टिव की बात करें या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है या वो कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। और ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होता है वो हमारा सेकेंडरी हो जाता है और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारा प्राइमरी कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होगा ही होगा। बट ऐसा आप नहीं कह सकते कि अगर किसी ने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा ही होगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिए इंस्टीट्यूट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स इंक्लूड किया। दोस्तों, एक फाइनेंस के पर्सन अगर MBA के तरफ से आता है और एक फाइनेंस का पर्सन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करके आता है, CA के कोर्स से आता है, तो पास्ट में ऐसा देखा गया था कि नॉलेज वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज एक MBA फाइनेंस से ज़्यादा होता था। पर मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात आती थी, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की बात आती थी, तो वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ना कहीं पीछे हो जाता था। और जो MBA फाइनेंस होता था अच्छे बिजनेस स्कूल का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आगे निकल जाता था। तो ये जो कंपटीशन था, इस कंपटीशन में एक MBA फाइनेंस को बीट करने के लिए, MBA फाइनेंस से आगे निकलने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में अगर कुछ लैकिंग होती थी तो लैकिंग थी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के नॉलेज की। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सोच समझ के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का नॉलेज आपके सिलेबस में इंक्लूड किया। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को केवल और केवल आप नॉलेज के एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़ें, इसे आप नॉलेज के लिए पढ़ें, इसे आप स्ट्रैटेजिस्ट बनने के लिए पढ़ें। क्योंकि दोस्तों, जो कितने भी नॉलेजेबल पर्सन क्यों ना हो, पर अगर उसके अंदर स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी नहीं है, तो आज के बिजनेस एरा में, जो बिजनेस एरा आप कहते हैं कॉम्पिटिटिव बिजनेस एरा, उसमें वो सरवाइव नहीं करेगा, उसमें उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसमें उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, तो अनडाउटेबली आपको भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का नॉलेज तो गेन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, मेरे पास एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके है। आप तुरंत समझ जाएंगे, एक बार में आपको पता पड़ जाएगा कि क्या आप सीखने वाले हैं इससे। दोस्तों, ध्यान रखें, आप अगर अपने मैं आपसे अगर ये कहूँ कि आप अपने रिलेटिव के पास जाइए और बिजनेस के लिए कुछ उनसे पैसे मांग के लाइए, पैसे मांग के लाइए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक सोशल में वेल रिकॉग्नाइजेबल पीपल होते हैं, पर जब आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड विद चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें कुछ पैसे दीजिए, हम व्यापार खड़ा करने जा रहे हैं, मेरे पास बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, और आप जो हमें पैसा देंगे उस पैसे को हम साल 2 साल में आपको पैसे लौटा भी देंगे, और लौटाएंगे तो पूरे पैसे नहीं लौटाएंगे, हम आपको डबल करके लौटाएंगे।
आप ऐसा बोल के अपने रिलेटिव से पैसा लेके आ जाइए। आपको उस टाइम पता पड़ेगा जब आपके रिलेटिव आपको चाय पानी पिला के, या हो सकता है वो गुस्सा में चाय पानी भी ना पिलाएं आपको, और बगैर चाय पानी कराए हुए आपको अपने घर से वापस कर दें। आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, वो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे इस नाम पे। हाँ, आप दूसरे नाम पे उनसे ले लो, जैसे आप घर में किसी आफत आसमानी के दूर करने के नाम पे ले लो, घर में कुछ मतलब सोशल कॉज से ले लो, दैट इज अनदर इशू। लेकिन बिजनेस के नाम पे डबल का आप उनको कमिटमेंट भी कर रहे हो, फिर भी आपको पैसे नहीं देंगे। ध्यान दीजिए, आपको पैसे तो नहीं दिया, लेकिन रिलायंस को, एयरटेल को, मतलब आप जब गेट से बाहर निकल रहे थे तो रिलायंस का एक एग्जीक्यूटिव, एयरटेल का एग्जीक्यूटिव, टाटा का एग्जीक्यूटिव उनके घर में आ रहा था, और वो जब वापस गया, आप वहाँ पर गेट पे थोड़ी देर इंतजार कर लिया, तो आपने देखा 1 लाख 2 लाख रुपए का चेक उसी घर से, जिस घर से आपको एक फुटी कौड़ी नहीं मिला, आपके रिलेटिव का घर, उस घर से वो पैसे लेके गए। ध्यान दीजिए, इसमें अगर कुछ काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर रिलेशन भी काम नहीं किया। अब आप समझिए, यहाँ अगर कुछ काम कर रहा है तो वो है हमारा स्ट्रैटेजी। उसके पास जो स्ट्रैटेजी था पैसा लेने का, वो स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं थी, जिसके कारण आपको पैसे नहीं मिले। तो देखो, फाइनेंस को अगर एक्वायर करना है, बिजनेस में फाइनेंस अगर आपको चाहिए, और हर बिजनेस में फाइनेंस चाहिए, तो जब आप फाइनेंशियल रिसोर्स को एक्वायर करने जाते हो दोस्तों, जब मार्केट से आपको पैसा लेना होता है, बगैर स्ट्रेटजी का आपको पैसा नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पे आओ, आपने पैसा किसी तरीके से जुगाड़ कर भी लिया, अब आपने उससे प्रोडक्ट बनाए, अब वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके बेचने जाओगे, अगेन आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले तो बेचने वाले नहीं हो, आप अकेले तो उस प्रोडक्ट के सप्लायर नहीं हो। आपके जैसे जैसे हजारों सप्लायर्स हैं जो मार्केट में सप्लाई दे रहा है। सो वाई कस्टमर चूज योर प्रोडक्ट। कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों चूज करे? देखिए, यहाँ पर स्ट्रेटजी होता है। और दोस्तों, लास्टली मैं बताना चाहूँगा, स्ट्रेटजी एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जिसके कारण अगर कोई प्रोडक्ट फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है, फिर भी स्ट्रेटजी के द्वारा उसे डिस्टिंग्विशेबल बना दी जाती है, मतलब हाइपोथेटिकल डिस्टिंग्विशेबल बना दी जाती है। अब आप सोचिए कि स्ट्रेटजी क्या चीज़ है। लास्टली बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी हम उसी को कहते हैं जिसके द्वारा एक सेल्समैन गंजे को कंघा बेच देता है। एक गंजा आदमी है और उसको कंघा बेच देता है, कॉम्ब बेच देता है ना, जबकि उसके सिर पे बाल नहीं है। यही है स्ट्रेटजी। यही आपको सीखना है यहाँ पर, कि कैसे कोई बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराती है, अचीव कराने के लिए क्या वो फ्यूचर एक्शन प्लान बनाती है। यही आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है दोस्तों, जिसको आपको यहाँ पर करना है। अब आइए एक बार हम लोग इसको, सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आपको मैं बताऊं, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एसएम के अंदर आपका देखो, अगर हम एसएम की बात करें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि ईआईएस के साथ होता है। इसमें ये सेक्शन बी होगा ऑफ ईआईएस, ये ईआईएस का सेक्शन बी होगा। इसके जो मार्क्स होते हैं दोस्तों, ये 50 मार्क्स होगा। ये 50 मार्क्स 2 पार्ट में बटे होते हैं। 15 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, और 35 मार्क्स का 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं।
ठीक है, 15 प्लस 35। ये जो 15 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, इसमें एक एक एमसीक्यू एक एक नंबर का होता है। ये आप कह सकते हो 1 मार्क एमसीक्यू होता है ईच। हर एमसीक्यू का एक एक मार्क्स होते हैं। जब हम इधर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम कह सकते हैं 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन होगा। अब 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें ए बी करके ये 10 मार्क्स का बना देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमें एक्स्ट्रा मिलता है जो कि ऑप्शनल होता है। आप कोई भी एक क्वेश्चन को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, जहां पर कि एक क्वेश्चन कंपलसरी भी होता है। मतलब एक क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होगा, तो वहीं पर एक क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल होगा, एक क्वेश्चन हमारा ऑप्शनल होगा, जबकि एक क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है। कंपलसरी क्वेश्चन भी होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। और इसके बाद आपको 5 नंबर के हो गए यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए 30 मार्क्स के, और 35 हुआ ना। तो अब 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स का, जिसमें कि ए होगा, जिसमें कि बी होगा। ए 5 मार्क्स का होगा और बी भी 5 मार्क्स के होंगे, दो पार्ट में बटा होगा। तो 10 मार्क्स का आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। 3 क्वेश्चंस का टू बी आंसर्ड फ्रॉम 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे टोटल 4 होंगे। 4 में से हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें ए होगा, बी होगा। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा दोस्तों। ये 5 मार्क्स के होंगे आपके। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। उस 10 मार्क्स में ए और बी होगा, 5 नंबर का ए होगा, 5 नंबर का बी होगा, जो आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 4 में से। मतलब एक क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। हमें एक बात ध्यान में रखना होगा, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, कि जो क्वेश्चन अगर किसी का आपको ए आता हो, जैसे कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे छोड़ते हैं, देखो उनको 4th का लेटर से ए आता था और बी नहीं आता था, और 5th का उसे बी आता था, ए नहीं आता था, ए नहीं आता था। तो उसने क्या कॉम्बिनेशन बनाया कि हम 4th का बी छोड़ देते हैं और 5th का ए छोड़ देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको पूरी के पूरे एक क्वेश्चन छोड़ने हैं, चाहे आप 4th छोड़ दो, चाहे आप 5th छोड़ दो। ऐसा करके आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि 4th का बी छोड़ दिया और 5th का ए छोड़ दिया, इवैल्यूएट एक ही होगा, दोनों में से इवैल्यूएट एक ही होगा। इसलिए आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एसएम के बारे में जो आपको मैंने बताया, वो हमारा एसएम के बारे में कि एसएम 50 नंबर के होते हैं। 35 और 15 का कॉम्बिनेशन होता है। 15 नंबर का एमसीक्यू होता है, एक एक नंबर का एमसीक्यू होता है, 15 एमसीक्यू होगा। जब सब्जेक्टिव की बात करें तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव कंपलसरी होगा, बाकी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें ए और बी होगा। ए भी 5 नंबर का होगा, बी भी 5 नंबर का होगा, और वो 10 नंबर के हमें 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। कितने में से? तो 4 में से 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। राइट, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सीए के स्टूडेंट को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बताए जाते हैं। इस बात का डिस्कशन दोस्तों पहले हो चुका है, पहले हमने आपको इस बात की जानकारी दे दिया है। अब आते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 एसएम के अंदर, चैप्टर नंबर 1 एसएम के अंदर।
फर्स्ट, राइट। ये चैप्टर है दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो देखिए ये चैप्टर है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, पर इसमें बेसिकली हमें दो बातें सीखनी है, बिजनेस पॉलिसी के बारे में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस पॉलिसी के बारे में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में हमें यहाँ पर समझना है कि बिजनेस पॉलिसी क्या होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, इस चैप्टर के आउटलाइन को देखें, तो चैप्टर का आउटलाइन क्या कहता है कि इसमें हमें बिजनेस पॉलिसी समझने होंगे, इस चैप्टर में हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा, फिर स्ट्रैटेजी के बारे में हम जानेंगे, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को देखेंगे जिसमें इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद लेवल्स, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी के कितने लेवल्स होते हैं। ये 3 लेवल्स होते हैं, एक कॉरपोरेट लेवल होगा, एक बिजनेस लेवल होगा, एक स्ट्रैटेजिक लेवल होगा। और फिर हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, और है तो क्यों है, किस पर्पस के लिए है, एनजीओ के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है तो किस पर्पस के लिए है, ये हम यहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में। दोस्तों, यही हमारा इस पूरे चैप्टर का समरी है। देखो, एक बात तो मैं ईआईएस में भी बच्चे को बोलता हूँ और मैं एसएम में भी बच्चे को बोलूँगा एक बात, कि आप लोग जब भी स्टडी करें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें दोस्तों, कि आपके स्टडी में एक बात जरूर होना चाहिए, स्टडी मटेरियल से जरूर स्टडी होना चाहिए। स्टडी मैट आप जरूर देखें, प्रैक्टिस मैनुअल जरूर देखें, आरटीपी का क्वेश्चन जरूर देखें, मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि एसएम में इन 3 के अलावा से कहीं से क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर अपने को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन, चैप्टर वाइज आरटीपी का क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन करने को मिल जाए और चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो इससे बेस्ट तैयारी और कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, चैप्टर की पहले तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अपने को स्टडी मटेरियल से मिल जाएगा। जब हम उसकी स्टडी कर लेते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है, दैट इज अब हमें मॉक टेस्ट पेपर, आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन उस चैप्टर में जो आया है उसे हमें करना पड़ेगा, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसे हमें रिटेन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कई लोग आपको बोलेंगे एसएम के बारे में कि यार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ना एक बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज है, बहुत लोग तो इसलिए नहीं पढ़ते इसे, बहुत लोग तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं कि उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस स्ट्रैटेजी है, और वो कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी को क्या पढ़ना, उसको तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा एक सलाह है आपको, आपने अकाउंट्स की स्टडी तो 11th 12th में की होगी, तो आप इंटर में फाउंडेशन लेवल पे, फाइनल लेवल पे अकाउंट्स मत पढ़िएगा, आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरे अकाउंट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप मत पढ़िए। देखो, ध्यान देना, हमने जो वहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था बीएसटी, दैट वाज एकेडमिक। पहली बात, बीएसटी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बहुत बहुत डिफरेंस है। यस, आई कमिट कि some part of strategic management are taken from business study, but it doesn't mean that all the strategic management concepts are taken from business study. No, it is not true. ये true नहीं है। आप जो वहां पढ़ते हैं और आप जो यहाँ पढ़ेंगे उसमें आपको फार फार डिफरेंस देखने को मिलेगा, इतना डिफरेंस देखने को मिलेगा, इतना एडवांस रूप होगा कि आप जब स्टडी करेंगे तो आपको
जरूर ये बात एहसास हो जाएगा दोस्तों, बट इसके लिए आपको स्टडी मैट पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, एक गलत फहमी का शिकार हमारे बच्चे हो सकता है। पता है कौन सी गलत फहमी का शिकार? अगर आप केवल टर्म्स देख के रह जाओगे, उसके अंदर जाके नहीं पढ़ोगे, तो आपको ये गलत फहमी के शिकार होने में देर नहीं लगेगा कि बिजनेस स्टडीज में आप ये पढ़े हो। मतलब ऊपर के टर्म्स देखोगे तो आपको लगेगा कि बिजनेस स्टडीज के अंदर ही आपने पढ़ा है, ये फैक्ट है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। बट वो भी सारी जगह नहीं, कुछ जगह पर। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वाकई में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम वहां भी पढ़ते हैं, पर जब आप अंदर जाके देखोगे कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यू विल सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज हो जाएंगे, यार ये स्ट्रक्चर तो हमने वहां पढ़ा ही नहीं, यहाँ तो नया स्ट्रक्चर आ गया, नए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर आ गए। तो दोस्तों देखो, इसलिए मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप अगर वहां पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि आप स्टडी मैट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हुआ। पर ये सोच के कि वहां पढ़ा हुआ और यहाँ हम स्टडी मैट ना पढ़े, दोस्तों इसके मैं खिलाफत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। ये एक बार हम देखते हैं कि 35 मार्क्स में से आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्या वेट रखा इस चैप्टर का, क्या वेट रखा इस चैप्टर का। तो देखिए, अगर ये देखा जाए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमने मई 19 से क्वेश्चन देना शुरू किया है, मई 19 से, ठीक है। देखो मई 19 में सॉरी, अगर हम मई 19 की बात करें तो बच्चे में सवाल उठता है, सर मई 19 क्यों, उससे पहले का क्वेश्चन क्यों नहीं आपने दिया। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब से 35 और 15 हुआ, इसका पहला एग्जामिनेशन मई 19 था। मतलब मई 19 से सीए इंटर के सिलेबस में, सीए इंटर के क्वेश्चन पेपर में मिरेकल चेंज आया, मिरेकल चेंज आया, बहुत ज्यादा बदलाव आया। उससे पहले का पैटर्न कुछ और होता था, मई 19 के बाद का पैटर्न, मई 19 इंक्लूसिव, उसके और उसके बाद के पैटर्न मतलब एक जैसा पैटर्न होने लगे। इसलिए हमने मई 19 से इंक्लूड किया है, उससे पहले दोस्तों इंक्लूड नहीं किया है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट तो 2007 से इंस्टीट्यूट के सिलेबस में, 2007, ये तो बहुत समय हो गया, 13-14 साल हो गए, 14 साल हो गए इस बात को कि इंस्टीट्यूट इस सब्जेक्ट को, मतलब 14 इंटू 2 किया जाए तो 28 अटेम्प्ट के एग्जाम हो गए, 28 आपके अटेम्प्ट्स के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, 28 अटेम्प्ट्स में हर चीज आपको मिलेगा। लेकिन उतना करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम इन 3 अटेम्प्ट्स को भी देखें और इसी को अगर हम अपना आधार मान लें, तो हम कह सकते हैं कि इससे भी हमारा काम दोस्तों हो सकता है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में मई 19 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन था 7th का ए, एक क्वेश्चन था 7th का ए। ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन ए होता है ईआईएस का, सेक्शन ए ईआईएस का दोस्तों, वो सेक्शन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है ईआईएस में। और सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, पर वहां पर क्या दिक्कत, वहां क्या होता है, 5 की जगह 6 4 होते हैं, पर 10 नंबर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, मतलब 5 क्वेश्चन ईआईएस के होते हैं और 5 क्वेश्चन एसएम के होते हैं। 1 से लेके 5 तक की जो नंबरिंग होती है क्वेश्चन की, वो ईआईएस की होती है। 6 से लेके जो 10 तक के नंबर की नंबरिंग होती है, वो एसएम की होती है। वो सेक्शन ए होता है, ये सेक्शन बी होता है। वो सेक्शन ए होता है, ये सेक्शन बी होता है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं, सर पहले हम किसका आंसर करें, इसमें भी कुछ ऐसी बात है क्या। देखो, ये टोटली आपके ऊपर होता है कि पहले आप किसके आंसर करते हो। इट इज टोटली अपॉन यू, ये टोटली आपके ऊपर है। पर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा पहले आप ईआईएस का आंसर करो, फिर आप एसएम का करना। क्यों? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है दोस्तों, अगर आप नहीं भी जानते हो ना क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से, फिर भी आप बहुत कुछ लिख देते हो, क्योंकि मैंने पहले बताया मैनेजमेंट का पेपर है, आप बहुत कुछ लिख देते हो।
मतलब यहाँ आप मतलब आपके लिखने की जो एबिलिटी होगा वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होता है, कई बार देखा गया है कि बच्चे 1.5 घंटे की जगह 2-2.5 घंटे लगा देते हैं एसएम को लिखने में। अब आपके पास 1 घंटे आधे घंटे रह गए, 50 नंबर का ईआईएस लिखना है, तो आपके टाइम के स्कार्सिटी हो जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले ईआईएस का आंसर कर लीजिए और फिर एसएम का करिए। एक और लास्ट बात, सर क्या ईआईएस और एसएम के आंसर एक ही पेपर में होने चाहिए? क्या एक ही पेपर में ईआईएस और एसएम की आंसर करेंगे? सर ईआईएस और एसएम की आंसर हमें 2 पेपर में करने चाहिए, क्योंकि ईआईएस का पेपर अलग टीचर चेक करेंगे सर, और एसएम के पेपर अलग टीचर चेक करेंगे सर। तो हमें दोनों का आंसर 2 आंसर सीट में करने चाहिए, हमें दोनों का आंसर एक आंसर सीट में नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको उनके लिए 2 आंसर सीट मिलेंगे सर, आपको दोनों में अलग अलग आंसर करने चाहिए, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी। देखो, तो 5 नंबर का क्वेश्चन, मतलब ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का मतलब हुआ एसएम का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ए, एसएम का सेकंड, ये 7th नंबरिंग 7th है, पर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ एसएम का, क्योंकि फर्स्ट से लेके 5 तक तो ईआईएस है दोस्तों। अब देखो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। सिमिलरली नवंबर 19 में अगर देखा जाए तो अगेन 7th का ए, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम नवंबर 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 का ए, 10 का अब देखो 10वें नंबर पे क्वेश्चन आया, और यहाँ पर 5 नंबर के अगेन क्वेश्चन आ गए। तो ये आप लोगों का अभी तक का एग्जाम का वेटेज है, मतलब फिक्स्ड है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा। सर है कितने चैप्टर ईआईएस में? ईआईएस के अंदर, एसएम के अंदर, सॉरी, एसएम में कितने चैप्टर्स हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें एसएम में तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 है सर। एसएम में 8 चैप्टर्स हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 35 में 5 नंबर का वेटेज तो बहुत हुआ सर चैप्टर 5 का। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका 5 मार्क्स का हमने क्या देखा है कि 5 मार्क्स का इसका वेटेज है एग्जाम में। तो उस हिसाब से तो सर बहुत है इसका वेटेज, 5 नंबर का वेटेज तो इसका बहुत ज़्यादा है सर। तो देखो, क्योंकि अगर 8 चैप्टर्स के 5-5 मार्क्स होंगे तो ये तो 40 मार्क्स हो गया, जबकि पेपर तो 35 का है सर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ज़्यादा वेटेज हुआ आपके चैप्टर फर्स्ट का। अब आइए चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाहिए, तो अनडाउटेबली हम जो बेस बनाएंगे वो हमारा बेस स्टडी मैट ही रहेगा, स्टडी मैट ही हमारा बेस रहेगा। हम वहीं से स्टडी करेंगे, देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी। व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी? देखो, बिजनेस पॉलिसी दोस्तों, बिजनेस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस पॉलिसी जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन होता है, ये एक गाइडलाइन होता है, जो गाइडलाइन डिसीजंस के लिए, फ्यूचर डिसीजंस के लिए, कंपनी की डायरेक्शंस के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कंपनी के विजन्स के लिए, कंपनी के स्ट्रेटजी के लिए, कंपनी के स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए जो भी गाइडलाइन काम करता है, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी के फ्यूचर को शेप की जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को शेप की जाती है कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होगा, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, जिससे हम थ्रेट के साथ लड़ते हैं दोस्तों, वो पॉलिसी, वो स्टेटमेंट, वो गाइडलाइन, वो फ्रेमवर्क आपका बिजनेस पॉलिसी है, वो बिजनेस पॉलिसी है। बिजनेस पॉलिसी की अगर हम शुरुआत से जाएं, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं कि बिजनेस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन कहाँ से हुआ, तो देखो, कहीं ना कहीं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो यूएसए से स्टार्ट हुआ है, यूएसए से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। जब यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ के इस बिजनेस स्कूल्स को लगा, वहाँ के बिजनेस स्कूल्स को लगा कि जो मैनेजमेंट के लोग टॉप लेवल पे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग टॉप लेवल पे हैं, उस मैनेजमेंट के पास
एबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए, उसके पास एबिलिटी होना चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने की एबिलिटी होना चाहिए, विजन डेवलप करने की एबिलिटी होना चाहिए, मिशन डेवलप करने की होना चाहिए, स्ट्रैटेजी फ्रेम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने वहाँ के बिजनेस स्कूल्स में बिजनेस पॉलिसी नाम का वर्ड इंट्रोड्यूस किया, बिजनेस पॉलिसी नाम का वर्ड क्वाइन किया गया, बिजनेस पॉलिसी नाम का वर्ड क्वाइन किया गया। और ये जो ईयर था वो 1911 था, 1911 था, राइट। और फिर वहाँ के जैसे हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड वगैरह होते हैं ना दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड होता है या यूजीसी होते हैं जो सारे कॉलेज को रेगुलेट करते हैं, सारे कॉलेज में कोर्स को डिफाइन करते हैं, वैसे अमेरिका में भी असेंबली ऑफ कॉलेजिएट्स हैं जो क्या करते हैं वहाँ के बिजनेस स्कूल्स को रेगुलेट करते हैं। मतलब बिजनेस स्कूल्स में सिलेबस आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सिलेबस होना चाहिए बिजनेस स्कूल्स में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जितने भी बिजनेस स्कूल्स थे अमेरिका में, यूएसए के अंदर, उसको मैंडेटरी कर दिया सर, मैंडेटरी कर दिया कि आपको अपने एमबीए के स्ट्रैटेजिक जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, एमबीए का कोर्स या बीबीए का कोर्स, उसमें बिजनेस पॉलिसी नाम के कंटेंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा स्टडी में। मतलब जो स्टडी मटेरियल तैयार हुआ सर, वहाँ पर स्टडी मटेरियल तैयार हुआ, उसमें वहाँ के जो यहाँ के यूजीसी की तरह जो वहाँ की गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने सारे बिजनेस स्कूल्स को यूएसए के अंदर मैंडेटरी कर दिया कि आपको बिजनेस पॉलिसी वाले टर्म्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मतलब क्या, तो मैनेजमेंट जो लोग इसको पढ़ के जाएंगे वो लोगों के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगा। किस बात की सर एबिलिटी डेवलप हो जाएगा? वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग का एबिलिटी डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेटजी डेवलप करने का एबिलिटी डेवलप हो जाएगा, वो बिजनेस के विजन डिसाइड कर सकता है, वो बिजनेस का मिशन डिसाइड कर सकता है, वो कंपनी के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकता है, वो कंपनी को दिशा दिखा सकता है। तो दोस्तों, टॉप लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके लिए बिजनेस पॉलिसी का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, मैं अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा पॉइंट्स को, कि बिजनेस पॉलिसी के द्वारा ये सारा चीज़ हमारा डेवलप होता है। दोस्तों, पहली बात तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये एक स्टेटमेंट हो सकता है, बिजनेस पॉलिसी एक स्टेटमेंट हो सकता है। हम ये बोलना चाहेंगे कि बिजनेस पॉलिसी एक फ्रेमवर्क हो सकता है। हम ये बोलना चाहेंगे सर कि बिजनेस पॉलिसी एक गाइडलाइन की तरह काम करता है सर, ये गाइडलाइन होते हैं। देखिए, ये तीन टर्म्स है कि बिजनेस पॉलिसी जो होगा वो स्टेटमेंट होगा। दोस्तों, जितनी भी पॉलिसी होती है ना, जितनी भी पॉलिसी होते हैं, सारे के सारे पॉलिसी गाइडलाइन स्टेटमेंट ही होते हैं, सारे के सारे पॉलिसी स्टेटमेंट होते हैं। अब आइए फ्रेमवर्क की बात करते हैं। देखो, जैसे बिल्डिंग बनता है, पर बिल्डिंग बनने से पहले उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग बनने से पहले उस बिल्डिंग के सर आर्किटेक्चर होते हैं। जो आर्किटेक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंगली बिल्डिंग बनते हैं। मतलब बिल्डिंग का अगर आर्किटेक्चर किसी को दिखाया जाए और अगर वो आदमी एनालिटिकल ब्रेन का है, अगर वो आर्किटेक्ट है, तो उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है, उसको देख के, इमेज को देख के उसके माइंड में इमेज बन जाती है कि बनने के बाद ये बिल्डिंग कैसा दिखेगा। उसके माइंड में इमेज छप जाती है कि बिल्डिंग बनने के बाद, मतलब जब ये बिल्डिंग बनेगा, फिजिकली डेवलप होगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर वो जो ड्राइंग करता है, वो ड्राइंग से उसके माइंड में सारी तस्वीर, सारे पिक्चर क्लियर हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर फिजिकल बिल्डिंग बनने के बाद वो देखता है, नहीं, उसको उसकी बारे में जब बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाता है तभी पता पड़ जाता है। दोस्तों, सेम हमारा ये फ्रेमवर्क है,
फ्रेमवर्क है, जिस फ्रेमवर्क के माध्यम से जो टॉप लेवल वाले होते हैं कंपनी में, जो टॉप लेवल वाले होते हैं कंपनी में, उसको पहले पता पड़ जाता है कि 5 साल बाद उसकी कंपनी कैसा होगा, उसके कंपनी का ग्रोथ क्या होगा, उसकी कंपनी का साइज क्या होगा, वो उसकी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, उसके कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन क्या होगा, उसके कंपनी का सोसाइटी में रिकॉग्निशन क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट का, उसके कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या होगा। ये सारी बात टॉप लेवल वाले को, मैनेजर्स को बिजनेस स्ट्रेटजी के, बिजनेस पॉलिसी के द्वारा दोस्तों पहले पता पड़ जाता है। ये बात तो उससे पहले पता पड़ जाता है। देखो, यही है फ्रेमवर्क, इसी को फ्रेमवर्क कहते हैं। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन। नेक्स्ट आता है गाइडलाइन। अब गाइडलाइन आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे से नीचे वाले लोगों को अगर काम करवाना है तो दोस्तों उसे गाइडलाइन देनी पड़ेगी। मगर गाइडलाइन को कैसे काम करेगा भला? मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है इस बिजनेस पॉलिसी को एज अ गाइडलाइन यूज करता है। डाउन द लाइन मैनेजर्स को वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली वो मैनेजमेंट काम करता है, जिसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट आगे बढ़ता है। तो गाइडलाइंस का मतलब उसे दिशा दिखाना, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा काम हमारा बिजनेस पॉलिसी करता है। तो 3 वर्ड्स बिजनेस पॉलिसी के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक तो स्टेटमेंट, एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइंस। बट मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये तीनों के तीनों जो टारगेट करता है दोस्तों, वो टारगेट करता है फ्यूचर डिसीजंस को। ये तीनों का टारगेट्स होगा फ्यूचर डिसीजंस को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होता है ये फ्यूचर के डिसीजंस के लिए सर होता है। मतलब बिजनेस, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट नॉट अबाउट पास्ट, स्टेटमेंट नॉट अबाउट प्रेजेंट, स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क नॉट फॉर पास्ट, नॉट फॉर प्रेजेंट, इट इज़ फॉर फ्यूचर। अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो गाइडलाइन नॉट फॉर पास्ट, गाइडलाइन नॉट फॉर प्रेजेंट, गाइडलाइन फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात करता है। और अगर हम लास्ट वर्डिंग पे आए दोस्तों, अगर हम इसको लास्ट वर्डिंग पे लेके चलें, तब हम लास्ट वर्डिंग पे आ रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस पॉलिसी है, हमारा जो सर बिजनेस पॉलिसी है, ये बिजनेस पॉलिसी, ये जो हमारे कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे, कंपनी में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको हम कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग इसको यूज करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग इसे फ्रेम करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग ही इसे एज वेपन इस्तेमाल करते हैं कंपनी को रन कराने के लिए, कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ देने के लिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इसका बेसिक कंसर्न जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से होता है, बॉटम लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। ये टॉप लेवल से इसका लेना देना होता है। टॉप लेवल ही इसी के द्वारा कंपनी के अंदर एबिलिटी डेवलप करता है, कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करता है, जिस कैपेबिलिटी के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस जोश के साथ कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है दोस्तों, और कंपनी मार्केट में स्टेबल होता है, कंपनी ग्रोथ लेती है। ये सारे के सारे अनेकों अनेक बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं फ्यूचर से रिलेटेड जो टॉप लेवल अगर किसी माध्यम से कंपनी में इम्प्लीमेंट कराता है तो और कोई नहीं है, वो बिजनेस पॉलिसी है। मतलब सभी का आधार बिजनेस पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी है। मतलब अगर आपसे कोई कहे, कोई पूछे कि स्ट्रेटजी और बिजनेस पॉलिसी, तो हम सीधी सीधी बात कहेंगे कि स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड एज पर बिजनेस पॉलिसी। जैसा बिजनेस पॉलिसी होगा उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनेगा, उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनेगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि स्ट्रैटेजी में और बिजनेस पॉलिसी में ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। अब एक वर्ड बता के और मैं स्टडी मटेरियल्स
के सहारे आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले तो अब एक छोटा सा वर्ड है जो कि विलियम एफ ग्लूक ने कहा था। विलियम एफ ग्लूक ने कहा था, देखिए मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको वो विलियम एफ ग्लूक का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये स्ट्रेटजिस्ट हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत बड़े मैनेजमेंट के नॉलेजेबल पर्सन हैं। कई सारे इन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थ्योरी प्रोवाइड किया है, कई सारे इन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किया है। तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के दौरान इनका नाम बहुत जगह सुनेंगे, बहुत जगह आपको इनका नाम देखने को मिलेगा, बहुत जगह पर ये आएंगे। तो आइए विलियम एफ ग्लूक के बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा था बिजनेस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों इन्होंने बिजनेस पॉलिसी के बारे में कहा कि बिजनेस पॉलिसी कैसे आया, कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो बिजनेस पॉलिसी के बारे में इन्होंने कहा कि देखो पहले क्या होता था, डे टू डे प्लानिंग होती थी, मतलब कंपनी के अंदर डे टू डे प्लानिंग होती थी, ठीक है। डे टू डे प्लानिंग रिप्लेस्ड विद लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसका रिप्लेसमेंट होता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग से। मतलब अगर इतिहास देखा जाए तो स्टार्टिंग में हाँ देखो फ्रेंड, अब डे टू डे प्लानिंग ये स्टार्टिंग में कंपनी में, हर कंपनी के अंदर डे टू डे प्लानिंग होता था। तो डे टू डे प्लानिंग को रिप्लेस कर दिया गया लॉन्ग रेंज प्लानिंग से, लॉन्ग रेंज प्लानिंग से उसे रिप्लेस किया गया। अब जब लॉन्ग रेंज प्लानिंग से रिप्लेस हुआ तो इस प्लानिंग को भी एक दूसरे प्लानिंग से रिप्लेस किया जाता है, और वो प्लानिंग है दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब ये प्लानिंग रिप्लेस हुआ, अगेन ये प्लानिंग लॉन्ग रेंज प्लानिंग वाज रिप्लेस्ड विद, देखो ये फिर से रिप्लेस हो रहा है, दिस इज रिप्लेस्ड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिप्लेस हो रहा है। अब अभी एक और होगा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, नाउ दिस इज रिप्लेस्ड विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिप्लेस हो रहा है, मैनेजमेंट से रिप्लेस हो रहा है। देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिप्लेस हो रहा है। आपको मैं बताऊं, अब आप जान के हैरान होंगे कि ये सारे जो आप स्टेप्स देखे हैं ये बताने वाला कोई और नहीं है, ये बताने वाला बिजनेस पॉलिसी है, ये बताने वाला बिजनेस पॉलिसी है। मतलब बिजनेस पॉलिसी इसके पीछे है जिसने कहा कि डे टू डे प्लानिंग को रिप्लेस करो लॉन्ग रेंज प्लानिंग से, लॉन्ग रेंज प्लानिंग को रिप्लेस करो स्ट्रेटजिक प्लानिंग से। अब कई लोग कहते हैं जी लॉन्ग रेंज प्लानिंग में और स्ट्रेटजिक प्लानिंग में सर क्या डिफरेंस है। सर आपको मैंने पहले बताया कि अगर आपका गोल इकोनॉमिक है तो सर वो स्ट्रेटजी में कवर नहीं होता। सर स्ट्रेटजिक गोल जो है ये कॉम्पिटिटिव गोल्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए लिए जाते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इसमें कहीं ना कहीं जो भी प्लानिंग होगा वो कॉम्पिटिटर्स के आधार पे होगा सर, कि मार्केट में डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, किस कॉम्पिटिटर्स का क्या स्टेटस है। सर इस आधार पे अगर हम कोई फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो उसे हम स्ट्रेटजिक प्लानिंग कहते हैं।
जिसमें स्ट्रैटेजी तो आएगा ही आएगा, लेकिन लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो होता है सर, उसमें स्ट्रैटेजी वर्ड यूज नहीं किया गया था, उसमें स्ट्रैटेजी वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में स्ट्रैटेजी वर्ड यूज हो गया। बट फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में केवल और केवल प्लान किया गया, ये नहीं बताया गया कि उस प्लान को अचीव कैसे की जाएगी, उस प्लान का अचीवमेंट कैसे होगा, इस बात की कोई चर्चा नहीं, इस बात की कोई चर्चा नहीं। तो देखो नेक्स्ट आ गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आता है तो नाउ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अब रिप्लेस होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, और जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से वो रिप्लेस हो जाता है दोस्तों, बस तब क्या कहना, अब तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे सर कंट्रोल भी लगेगा। मतलब इम्प्लीमेंटेशन, पहले तो फॉर्मुलेशन होगा स्ट्रैटेजी का, फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका उसके ऊपर कंट्रोल्स लगेगा। यही हमारा आपका इवोल्यूशन कह सकते हो बिजनेस पॉलिसी का, कि बिजनेस पॉलिसी के इवोल्यूशन से ये सारे कुछ हमें देखने को मिला। अब मैं इसके लिए दोस्तों कुछ फैक्ट्स के स्लाइड्स बनाए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग इस स्लाइड्स को देखें, इससे आपको समरी चीज़ पता पड़ जाएगा, समरी पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से हमारा मतलब समरी है। इसके बारे में एक बार आप इसे प्लीज़ नोट करें, देखें इसको। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1911 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, इन्होंने एक इंटीग्रेटिव कोर्स इन मैनेजमेंट में लॉन्च किया, इंटीग्रेटिव कोर्स लॉन्च किया, जिसके द्वारा जनरल मैनेजमेंट को कुछ एबिलिटी प्रोवाइड की गई। ध्यान देना, यहाँ जब हम जनरल मैनेजमेंट कहते हैं तो दोस्तों ये जीएम होता है, जनरल मैनेजर, जीएम, जो कि हमेशा कंपनी में टॉप पे होगा। देखो, एक तो होता है जनरल मैनेजमेंट, एक होता है स्पेसिफिक मैनेजमेंट। अब समझिए इस बात को। जब हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जब हम कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, जब हम कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजर, जब हम कहते हैं सेल्स का मैनेजर, जब हम कहते हैं परचेज का मैनेजर, सर ये स्पेसिफिक मैनेजर है, ये स्पेशलाइज्ड है। सेल्स मैनेजर का काम केवल और केवल सेल्स होगा, सेल्स के अलावा कुछ नहीं होगा। परचेज मैनेजर का काम सर केवल और केवल परचेज होगा, परचेज के अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखो, जिस मैनेजर के टास्क स्पेशलाइज हो वो हो गया स्पेशल मैनेजर, और जिस मैनेजर का काम स्पेशलाइज ना हो, जो हर काम में रिस्पॉन्सिबल हो, जो हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दोस्तों उसे हम जनरल मैनेजर कहते हैं। तो इसीलिए जनरल मैनेजर को हमेशा टॉप पे रखा जाता है, टॉप पे रखा जाता है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। देखो, इंडिया में रेलवे मिनिस्टर का काम डिफाइंड है कि रेल के काम को देख रेख करेगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम डिफाइंड है कि फाइनेंस के काम का देख रेख करेगा। डिफेंस मिनिस्टर का काम डिफाइंड है कि डिफेंस से रिलेटेड टास्क करेगा। टेक्सटाइल मिनिस्टर का काम डिफाइंड है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड करेगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का काम है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? देखिए, अब आप यही समझिए। अगर आप एक पीएम के वर्क को देखेंगे तो एक पीएम का एज सच कोई स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं होता। स्पेशलाइज्ड वर्क सॉरी, एक पीएम का दोस्तों स्पेशलाइज वर्क नहीं होता। तो एक पीएम क्या करते हैं? जनरल टास्क, जनरल टास्क। बट जैसे आप एक मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आओगे तो वहां पर आप स्पेशलाइज हो जाते हो, मिनिस्टर तक आते आते आप स्पेशलाइज हो जाते हो। पर जैसे ही अपने को जाना होता है एक ऊपर के लेयर पे जाते हैं तो वहाँ चीज़ें जनरलाइज हो जाती है। तो जनरल मैनेजर कहने का मतलब ये टॉप पे हो गया, ये नीचे नहीं हो सकता। देखिए, यही है कि 1911 की बात है, वहाँ के जो हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी था, वहाँ पर डेवलप किया गया इंटीग्रेटिव बिजनेस कोर्स मैनेजमेंट डेवलप किया गया, जिसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर एबिलिटी डेवलप करने की बात की गई। अब आता है दोस्तों 1969, ये दो डेट याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिया है तो क्वेश्चन तो पूछेंगे दोस्तों।
सो 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस, देखो यही मैंने आपसे कहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर यूजीसी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एनटीटी होते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्निंग बॉडी है जो इंस्टीट्यूशन को गवर्न करते हैं, वैसे अमेरिका में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं जो वहाँ के बिजनेस स्कूल्स को, एमबीए के स्कूल्स को गवर्न करते हैं। दोस्तों उन्होंने क्या किया, इस कोर्स को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बना दिया। मतलब जो बिजनेस पॉलिसी का कोर्स है, बिजनेस पॉलिसी का कंटेंट है, उसको, या आप यूँ कह लो कि जनरल मैनेजर में जो कैपेबिलिटी डेवलप करने का कोर्स है, कि जनरल मैनेजर में कैपेबिलिटी डेवलप होना चाहिए, उसको मैंडेटरी बना दिया उन्होंने कि उसके बगैर आपको लाइसेंस नहीं देंगे। मतलब जितने भी बिजनेस स्कूल्स था, अगर वो जनरल मैनेजर में कैपेबिलिटी डेवलप करने का कोर्स लॉन्च नहीं किए हैं तो उनको निश्चित रूप से एफिलिएशन नहीं मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में, अगले कुछ सालों में जितने भी नेशंस हैं, मैक्सिमम नेशंस के अंदर दोस्तों मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में ये कोर्स स्प्रेड हो गया। मतलब अगर कहा जाए तो इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं, बिजनेस पॉलिसी का ओरिजिन जो है वो अमेरिका से है दोस्तों। अब आता है बिजनेस पॉलिसी क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिजनेस पॉलिसी है स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट मतलब सीनियर मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस हैं, सीनियर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक सीनियर मैनेजर क्या काम करता है। देखो मैं आपको एक बार यहाँ लाना चाहूँगा दोस्तों, जो मैंने लिख के दिए थे आपको, जो मैंने लिखवाए हैं उसमें मैंने ये बात आपको बताया था। 3 वर्ड हमने नाम लिया था, एक हमने कहा था ये स्टेटमेंट होता है, एक हमने कहा था ये एक गाइडलाइंस होता है या गाइडेंस होता है, फिर हमने कहा था ये फ्रेमवर्क होता है। अभी सब आपको देखने को मिलेगा। फिर हमने कहा ये फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। कभी भी बिजनेस पॉलिसी ना प्रेजेंट की बात करेगा ना पास्ट की बात करेगा। बिजनेस पॉलिसी जब बात करेगा तो फ्यूचर की बात करेगा दोस्तों, फ्यूचर की बात होगा इसमें। अब आइए यहाँ पर यही चीज़ तो आ गया कि इसके द्वारा आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टडी करते हैं। मतलब बिजनेस पॉलिसी अगर आप चेक करोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस और आपको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता पड़ जाएगा, राइट। सेकंड है कि इसमें बिजनेस पॉलिसी के अंदर कंपनी आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रुकावट डालेगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रुकावट डालेगा दोस्तों, वो प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग बिजनेस पॉलिसी के अंदर होता है कि कंपनी जब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जाएगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करेगा। केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं होता है, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी होते हैं। तो देखिए टॉप लेवल का काम कितना टफ है। टॉप लेवल को पहली बात तो बताना है कि फ्यूचर गोल क्या है बिजनेस पॉलिसी के द्वारा, फिर ये बताना है कि उसमें उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे टॉप लेवल के। अब आइए, जब उस गोल्स को अचीव करने जाएगा तो उस गोल्स को अचीव करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये भी पहले बताना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा कि हम गोल्स को अचीव करने जाएंगे तो ये सारे हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। अब आता है तीसरे नंबर पे, उसके सॉल्यूशन भी बताने पड़ेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम अकर होता है तो इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ताकि आदमी पहले से तैयार रहे। ऐसा ना कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए सरप्राइज हो जाए, हमारे लिए सरप्राइज हो जाए। देखो नेक्स्ट आता है द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को डिटरमाइन करे, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को शेप करे, उसी को हम विजन कहते हैं, उसी को हम मिशन कहते हैं। तो ये विजन के बारे में बताता है। अगर हम विलियम एफ ग्लुक की बात करें तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि विलियम एफ ग्लुक ने बताया कि डे टू डे प्लानिंग जो होगा वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग में कन्वर्ट होगा, फिर लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो होगा वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कन्वर्ट होगा, रिप्लेस होगा, फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिप्लेस होता है। और ये सारे चीज़ आपके बिजनेस पॉलिसी का पार्ट है। बिजनेस पॉलिसी
emphasize on the rational analytical aspect of strategic management. रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एनालिटिकल पार्ट होता है वो आपका बिजनेस पॉलिसी है। वो बिजनेस पॉलिसी है फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाता है कि कंपनी का स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कैसा होगा, ये कंपनी फ्यूचर में कैसा दिखेगा, ये फ्यूचर में कंपनी का क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, ये सब आपको पहले पता पड़ जाएगा। अ फ्रेमवर्क इनेबल्स मैनेजर टू मेक प्रिपरेशन फॉर हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली एंड द गाइडलाइंस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बिजनेस पॉलिसी के द्वारा गाइडलाइंस प्रोवाइड किए जाते हैं टू अकम्प्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। बिजनेस पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी दोस्तों देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट है, जो आपको मैंने बताया था कि बिजनेस पॉलिसी स्टेटमेंट भी होते हैं। सो बिजनेस पॉलिसी इज द स्टेटमेंट ऑफ वेल डेवलप्ड बिजनेस फिलॉसफी। आपके बिजनेस का फिलॉसफी क्या है, राइट, उसका ये स्टेटमेंट होता है ऑफ द जनरल मैनेजमेंट और द टॉप मैनेजमेंट टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होगा, इसका जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है वो बिजनेस पॉलिसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसी स्टेटमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इट विजुलाइजेज द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टोटल बिजनेस। इसमें आपको टोटल बिजनेस के बारे में पता पड़ जाता है दोस्तों। मतलब अगर अपने बिजनेस को समझना हो, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो उसकी बिजनेस पॉलिसी देख लो। तभी जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस पॉलिसी देखते हैं, और बिजनेस पॉलिसी देखने के बाद तभी जाके उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे आपको डायरेक्शन पता पड़ेगा, इससे आपको है ना टास्क पता पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंगली टास्क डायरेक्शंस वगैरह सेट होते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। अब ये देखिए, अगर हम इसको अपने स्टडी मटेरियल से देखें तो आइए दोस्तों, स्टडी मटेरियल में देखो यहाँ बिजनेस पॉलिसी का टॉपिक आ गया। अब अगर हम इससे थोड़ा सा चेक करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए बिजनेस पॉलिसी। आपको जितनी बात मैंने बताया है वो सारी बात यहाँ अब डिटेल में लिखा हुआ है, पर मैंने आपको बताया है, शॉर्ट में करके बताया है। शॉर्ट ज़्यादा अच्छा होता है, याद तो हमें शॉर्ट से ही रखना पड़ेगा। ये देखो, पहले तो 1911 है, हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जो कि कोर्स लॉन्च किया था एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। मैनेजमेंट के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए ये कोर्स बेस्ड हुआ था इंटरेक्टिव केस स्टडीज़ पे, यूज एट स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शनल पर्पस सिंस 1908। हाउएवर इंट्रोडक्शन इन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी इन द कुरिकुलम ऑफ बिजनेस स्कूल और इंस्टीट्यूशन केम मच लेटर। इन 1969 1969 में अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, रेगुलेटरी बॉडी है बिजनेस स्कूल्स का, मेड द कोर्स बिजनेस पॉलिसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस स्कूल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि दिस कोर्स स्प्रेड टू डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस डिफरेंट नेशन एंड बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कुरिकुलम। जो मैनेजमेंट का सिलेबस आया बाकी के नेशन में, MBA कॉलेज में, MBA स्कूल्स में, BBA स्कूल्स में, तो इसको मैंडेटरी कर दिया गया। लगभग हर जगह मोर और लेस हर नेशन के अंदर इसे दोस्तों मैंडेटरी कर दिया गया था। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू विलियम एपग्ल्यूक, जो कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमारा जो टर्म आया वो डे टू डे बिजनेस प्लानिंग आया। डे टू डे बिजनेस प्लानिंग, पानी दीजिएगा, डे टू डे बिजनेस प्लानिंग आया। उस बिजनेस प्लानिंग को रिप्लेस किया गया लॉन्ग रेंज बिजनेस प्लानिंग से, फिर लॉन्ग रेंज बिजनेस प्लानिंग को रिप्लेस किया गया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को रिप्लेस किया गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। अब ये पूरा पैराग्राफ अगर अपने को पढ़ते हैं
तो हमें यही बात मिलेगा जो आपको मैंने समरी बता दिया था। देखो इसका बहुत छोटा सा समरी है कि डे टू डे प्लानिंग रिप्लेस होगा स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज प्लानिंग से, लॉन्ग रेंज प्लानिंग रिप्लेस होगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, और फाइनली वो रिप्लेस होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, वो रिप्लेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारे चीज इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्ल्यूक, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी एरोज फ्रॉम, कहाँ से एराइज होता है बिजनेस पॉलिसी? Development in the use of planning techniques by managers starting from day-to-day planning in earlier times. Managers try to anticipate the future. अब मैनेजर ट्राई करने लगे कि कैसे हम डे टू डे से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि केवल अगर हम इसी में जिए कि आज हमें क्या करना है, आज हमारा पेट भर जाए, तो इससे तो बिजनेस का काम चलेगा नहीं, कल हम भूखे भी रह सकते हैं। केवल आज की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग हमेशा होनी चाहिए फ्यूचर की, कि क्या कल भी हम भूखे नहीं रहेंगे, क्या कल भी हमारे पास पैसे होंगे, क्या कल भी हमारे पास व्यापार होगा। तो दोस्तों, इसके लेके आया लॉन्ग रेंज फ्यूचर बिजनेस प्लानिंग। जबकि पहले के जो लोग थे, मैनेजर्स थे, वो केवल डे टू डे प्लानिंग करते थे, हर दिन की प्लानिंग करते थे, आज की प्लानिंग आज करेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जब कंपटीशन आना शुरू हुआ, जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आने लगे, तो ये प्लानिंग हमारा फेल होने लगा। तो देखो, अब वहां पर ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंटिसिपेट करने लगा फ्यूचर्स को थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। लोग बजट्स बनाने लगे। बजट्स का मतलब क्या? मेरे पास ये पैसे आएंगे, हम इसको यहाँ खर्च करेंगे, इतने पैसे हम इस मद में खर्च करेंगे, इतने पैसे हम इधर खर्च करेंगे। तो फ्यूचर की प्लानिंग होने लगी, और उसमें कंट्रोल सिस्टम आने लगा, जैसे कैपिटल बजटिंग आने लगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स आने लगा। With the inability of these techniques to adequately emphasize the role of future, अब लीजिए क्या कह रहा है कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग की भी इनएबिलिटी दिखा दिया, इससे भी हम बहुत अच्छे से फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाए, लॉन्ग रेंज भी हमारा इनकैपेबल हो गया। तब क्या आता है दोस्तों, लॉन्ग रेंज प्लानिंग को रिप्लेस किया जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेटर रिप्लेस किया गया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से, जो कि आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज के डेट में हम लोग क्या यूज करते हैं फाइनली, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी है, स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन की भी बात होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट प्लानिंग का है, दूसरा पार्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन का है। अब इसके बाद बिजनेस पॉलिसी को डिफाइन किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये डेफिनेशन बता चुका हूं। स्टडी द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, जो बात याद रखनी है हमें, सीनियर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, इतनी बात याद रखोगे आप। दूसरा, क्या क्रूशियल प्रॉब्लम कंपनी आगे फेस करने वाले हैं जो कि कंपनी के सक्सेस में बाधा बन सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम कंपनी फेस करेंगे फ्यूचर्स में। तो आपको प्रॉब्लम्स का भी असेसमेंट पहले करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रॉब्लम जब आ जाए तब आप उसे असेस कर रहे हो, नहीं, तो गलत तरीका है। दोस्तों, जरूरी थोड़ा ना है कि जब तक आपको ठोकर ना लगे तब तक आप संभलो नहीं। अरे ठोकर लग गया और फिर संभले तो आप अच्छे प्लानर तो हुए नहीं, इसका मतलब आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं है। अच्छा प्लानर वो होता है, अच्छा मैनेजर वो होता है जो ठोकर लगने नहीं देता है। रादर जब ठोकर वाली बात आती है तो बाकियों तो ठोकर खा रहे होते हैं, और वो मैनेजर मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लिया, उसे पहले पता पड़ गया था कि ऐसे सिचुएशन अकर होगा, और उसके लिए वो कंपनी को पहले तैयार कर लिया। यही तो अच्छे मैनेजर की निशानी है, यही तो अच्छे मैनेजर का इंडिकेशन है, यही तो अच्छे मैनेजर की आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, राइट।
अब देखिए, तो कहता है क्या प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए, क्रिटिकल प्रॉब्लम जो कंपनी के सक्सेस में बाधा बनेगा। एक दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा होता है दोस्तों, डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किसका, तो फ्यूचर का डायरेक्शन, मतलब कंपनी का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा, इससे रिलेटेड डिसीजंस, ये तीनों चीज आपके बिजनेस पॉलिसी के अंदर होगा। यहाँ पर आया दोस्तों, बिजनेस पॉलिसी टेंड टू एम्फेसाइज रैशनल एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इट प्रेजेंट फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटजिक डिसीजंस। इससे आप स्ट्रेटजिक डिसीजंस को समझते हो। सच फ्रेमवर्क इनेबल मैनेजर्स टू मेक प्रिपरेशन। इसके द्वारा प्रिपेयर करते हो तो हैंडलिंग जनरल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली। मतलब अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जाना चाहते हैं और आपको अगर बिजनेस पॉलिसी के बारे में नॉलेज नहीं है तो दोस्तों बेकार है। मतलब अब मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आज मैंने शुरुआत जहाँ से किया था, मैंने क्या कहा था कि आप गए अपने रिलेटिव के पास और दूसरे रिलायंस और एयरटेल और टाटा कंपनी से आया आपके रिलेटिव के पास, आपको पैसा नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने अपने बिजनेस का पॉलिसी अच्छे से उन्हें नहीं बताया, आपको अपने बिजनेस पॉलिसी रिप्रेजेंट करने नहीं आया। अगर आप सच सही सही मायने में बिजनेस पॉलिसी रिप्रेजेंट किए होते, मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट किए होते, एक बार आइए ध्यान से सुनते हैं। आप अगर अपनी फंक्शंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें बताए होते कि आप ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, एकदम मतलब सिक्वेंशली क्रमबद्ध, उससे आप अगर उन्हें अगर आप बताए होते। नेक्स्ट, आप अगर ये भी बता देते उनको कि देखिए इस काम को करने में हमारे को ये सारी कठिनाइयाँ आ सकती है। एक्चुअली आपने बोला जरूर होगा कि हम ये काम करेंगे, लेकिन साथ में आपने ये नहीं बोला होगा कि इस काम को करने में जो कठिनाइयाँ आएगा उसको आप दूर कैसे करेंगे। जबकि आपके रिलेटिव्स ये बात समझ गए होंगे कि भैया इस काम को करने में ये कठिनाइयाँ आती है, और हो सकता है वो काम वो पहले करके बैठे हों और वो प्रॉब्लम फेस करके बैठे हों। चूंकि आपने उनका सॉल्यूशन उनको नहीं बताया, ना प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, इसलिए उन्हें लग गया कि आप इमैच्योर्ड हैं, आप उनके पैसे को डुबा देंगे। और आप डुबाएंगे तो किसी कोर्ट में भी वो नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे किसी कोर्ट में, राइट? इसलिए आपको उन्होंने पैसा नहीं दिया। मतलब शुद्ध रूप से आप उनको बिजनेस पॉलिसी प्रेजेंट नहीं किए, अच्छे तरीके से पॉलिसी नहीं बताया अपने बिजनेस का, जिसके कारण दोस्तों आपको फंड्स नहीं मिला। तो देखो, जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा एक्वायर करती है तो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस पॉलिसी पे काम करता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होता है वो बिजनेस पॉलिसी को एनालाइज करके ही उस कंपनी में पैसा लगाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डिसीजन दैट डिटरमाइन डायरेक्शन, मतलब कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होगा। उतने ही नहीं, आप स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कोई डिस्कशन नहीं किए होंगे, आपने कोई ऐसा फ्यूचर मतलब फ्रेमवर्क उन्हें नहीं बताया होगा जिससे कि स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के बारे में आप उन्हें समझाया हो कि देखो स्ट्रेटजिकली हम ऐसे कॉम्पिटिटर्स को डील करेंगे, ऐसे हम फलाने फलाने चीज़ को डील करेंगे, आपने कुछ भी नहीं बताया होगा, जिसके कारण दोस्तों उनके माइंड में एक कॉन्फिडेंस की कमी हुई और उन्होंने आपको पैसा देने से मना कर दिया। तो ये हमारा बिजनेस पॉलिसी हुआ। बिजनेस पॉलिसी के बाद आता है दोस्तों कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो दो तीन बात मैनेजमेंट में आता है जिसको हमें समझना चाहिए। किसी भी मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो तीन बात हमारे माइंड में आता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। देखिए, आइए दोस्तों मैनेजमेंट की बात करते हैं अब। देखो, पहली बात तो अगर हम इस मैनेजमेंट को एज ह्यूमन की तरह इसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, या इसे हम मैनेजमेंट को एज इंटर रिलेटेड फंक्शंस की तरह डिस्क्राइब करना चाहते हैं,
मतलब मैनेजमेंट दोनों है, मैनेजमेंट दोनों है। मैनेजमेंट ह्यूमन, ह्यूमन भी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और ह्यूमन जिस फंक्शंस को परफॉर्म करता है दोस्तों, जो कि आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, मैनेजमेंट वो भी होता है, मैनेजमेंट वो भी होता है। अभी हम इस पे आएंगे, डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन की बात करते हैं, मैनेजमेंट में एज ए ह्यूमन बात करते हैं कि मैनेजमेंट किसको कहा जाए। तो एज ए ह्यूमन अगर बात करेंगे तो बट ऑब्वियस है, मैनेजमेंट जो होता है वो चीफ ऑर्गन होता है दोस्तों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चीफ ऑर्गन। जैसे हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स का जो ब्रेन है, वो कहीं ना कहीं ब्रेन मैनेजमेंट है, ब्रेन मैनेजमेंट है। क्यों कहा ब्रेन मैनेजमेंट है? होल पार्ट्स ऑफ बॉडी को डायरेक्शन देने वाला, होल पार्ट्स ऑफ बॉडी को, पार्ट्स ऑफ बॉडी को एक्टिवेट करने वाला, एक्टिवेट करने वाला ब्रेन ही तो है, ब्रेन ही तो है। अगर ब्रेन से, देखो, कई कई जगह पर आप सुने होंगे कि कई लोगों का किसी पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी में पैरालाइज्ड हो जाता है या पैरालिसिस अटैक हो जाता है। तो पैरालिसिस अटैक जो होता है, इसका मतलब जानते हैं, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, उस बॉडी पार्ट्स का ब्रेन से कम्युनिकेशन टूट गया। अगर ब्रेन से किसी भी बॉडी पार्ट्स का कम्युनिकेशन टूट जाए, तो इसका मतलब वो बॉडी पार्ट्स हमारा पैरालाइज्ड हो गया, वो पैरालिसिस हो गया। तो कई जगह पर आप सुनते होंगे कि पैरालिसिस अटैक हुआ और फिर ठीक हो गया। पता है कैसे ठीक होता है? जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं, वो जो ब्लॉकेज होता है, जो आर्टरी वगैरह में जो ब्लॉकेज होता है, जो ब्रेन से वेन वगैरह जाते हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेशन होता है, उसके ब्लॉकेज को खोल दी जाती है। चाहे एक्सरसाइज करके खोल दी जाए या उसके ब्लॉकेज को किसी न किसी मेडिसिन से खोली जाए, तो जो पार्ट्स पैरालाइज था वो पार्ट्स खत्म हो जाते हैं, पैरालिसिस। सेम अब हम यहाँ पर आपको बोलना चाहेंगे कि हर बिजनेस में मैनेजमेंट जो होगा वो चीफ ऑर्गन होगा। जैसे हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्रेन को हमने मैनेजमेंट कहा, तो ब्रेन चीफ ऑर्गन है, चीफ ऑर्गन है। अब आइए दूसरा दोस्तों, आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं या किसी घर की हम बात करते हैं, तो घर में एक मुखिया होते हैं। घर को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए एक मुखिया की जरूरत होती है, होती नहीं होती है बताइए? हर घर में मुखिया होते हैं, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, या मम्मी पापा दोनों हो, है कि नहीं, या दादा दादी हो, मुखिया तो चाहिए। बगैर मुखिया का घर चलता ही नहीं है, बगैर मुखिया का घर कभी नहीं चलेगा। तो देखो, घर में जो मुखिया हैं वही तो मैनेजमेंट हुए। अच्छा, घर के वही चीफ भी होते हैं, घर के वही चीफ भी होते हैं। सेम होता है, कंपनी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, सोसाइटी को रन करने के लिए, समाज को चलाने के लिए दोस्तों, मुखिया मैनेजमेंट की तो हर जगह जरूरत होती है। बगैर मैनेजमेंट का काम कहाँ होगा? तो देखो, बड़े सिंपल से वे में अगर ह्यूमन की तरह मैनेजमेंट को बोला जाए तो क्या बोला जाएगा पता है? कि मैनेजमेंट जो होता है ये चीफ ऑर्गन होता है, चीफ ऑर्गन होता है, चीफ ऑर्गन होता है। अब एक मिनट, ये चीफ ऑर्गन क्या करता है? तो अभी अभी तो बताया, ये जो चीफ ऑर्गन होगा यही है जो कंपनी को पर्पसफुल बनाते हैं, कंपनी को पर्पसफुल बनाते हैं। अगर कोई कंपनी पर्पसफुल है तो वो चीफ ऑर्गन के द्वारा है। अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है तो इसी चीफ ऑर्गन के द्वारा कर रही है। अगर डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स ऑर्गेनाइज्ड है तो इसी चीफ ऑर्गन के कारण है। अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी ग्रोथ ले रही है तो चीफ ऑर्गन की वजह से ग्रोथ ले रही है। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब वो कंपनी बंद हो रही है, तो चीफ ऑर्गन की नालायकी है, उसी की नालायकी की वजह से वो कंपनी बंद हो रही है। दोस्तों, मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। एक, रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी
लेड बाय मुकेश अंबानी एंड रिलायंस कंपनी लेड बाय अनिल अंबानी। देखिए, एक तो अनिल अंबानी जी का रिलायंस कंपनी है और एक मुकेश अंबानी जी का रिलायंस कंपनी है। आप अपने पेरेंट्स से पता कर लेना, आपको हो सकता है उतनी नॉलेज ना हो, अभी आपके अंदर उतनी नॉलेज की कमी हो। आपके पेरेंट आपको इसमें हेल्प कर देंगे कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, पहले एक ही अंबानी, एक ही रिलायंस कंपनी, जब दोनों में बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को पूरा फ्रीडम दिया कि छोटे भाई आप अपने मन से सारी कंपनी चुन लो, क्या क्या तुम्हें चाहिए। हाँ, आधी कंपनी चुनना, मतलब आधे एसेट्स का कंपनी चुन लो कि तुम्हें कौन कौन सी कंपनी चाहिए, क्योंकि तुम छोटे भाई हो, तुम्हारी इतनी लिबर्टी है कि तुम चुन सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सी कंपनी चाहिए। और अनिल अंबानी अपने मन से अच्छी अच्छी कंपनी को चुन लिया। जो बची कंपनी, आधे एसेट्स की कंपनी, वो अनिल अंबानी की सॉरी मुकेश अंबानी की बची हुई, मुकेश अंबानी की, और जो सेलेक्ट किया गया वो अनिल अंबानी ने कर लिया, अपना बंटवारा हो गया, डिवाइडिंग लाइन डल गया। अब दोस्तों देखिए, आज के डेट में अगर देखा जाए तो कहाँ मुकेश अंबानी, कहाँ अनिल अंबानी। अनिल अंबानी शुद्ध रूप से दिवालिया, मुकेश अंबानी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो देखिए, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ है, अगर आपकी कंपनी में दोस्तों आ, आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी है, तो ओनली ड्यू टू मैनेजमेंट के कारण ही है। तो मैनेजमेंट का जो कैरेक्टर है, मैनेजमेंट का जो कॉम्पिटेंसी है, यही कंपनी के ग्रोथ का इंडिकेशन होता है, यही कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट के कारण बनते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट, अगर हमारा चीफ ऑर्गेन अगर अच्छा ना हो, अगर उसकी कैरेक्टर ठीक ना हो, अगर वो कॉम्पिटेंट ना हो, तो दोस्तों आपका पैसा डूब जाएगा। तभी आप सुनते होंगे कि बहुत लोग पैसा लगाने से पहले कंपनी में ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि हु मैनेज इट, इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसको मैनेज कौन करता है। तो मैनेजमेंट के बारे में जाने बगैर किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए हमें, कि इसको मैनेज करने वाला कौन है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन आपको मैंने बताया, जो डेफिनेशन दोस्तों कहीं ना कहीं किसके द्वारा है, दैट इज पर्सन्स को लेके है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन का की ग्रुप होगा, इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, जो कि अफेयर्स का इंचार्ज होगा। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में अगर कहा जाए तो ये चीफ ऑर्गेन होगा। टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी, मतलब किसी कंपनी को प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बनाने वाली उसकी मैनेजमेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी, अनिल अंबानी का रिलायंस कंपनी। आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है वो पर्पसफुल है, वो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव एंटिटी है, बाय अंडरटेकिंग टास्क ऑफ bringing together and integrating disorganized resources of manpower, money, material and technology into a functioning whole। देखो, हमारे पास जब हम बिजनेस चलाने जाते हैं तो कई सारे रिसोर्स हमारे होते हैं, खासकर 4 रिसोर्स तो होते ही होते हैं दोस्तों, 4 रिसोर्स, एक मैन पावर, एक मनी, एक मटेरियल, एक मशीन, ये 4 तो हो गए होंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया है, इसमें एक मैनेजमेंट वर्ड भी ऐड हो जाता है। तो ये जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स है ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमें। मैन पावर, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सब डिसऑर्गेनाइज होते हैं, आपको इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करता है हमारा मैनेजमेंट, कंपनी को पर्पसफुल बनाता है, कंपनी को प्रोडक्टिव बनाता है, चीफ ऑर्गन होता है, चीफ ऑर्गन होता है। तो देखिए, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें,
मतलब अपनी समरी के लिए, तो हमें क्या लिखना चाहिए? देखो यहीं पर कुछ बातें तो हमने लिख दिया था कि ये चीफ ऑर्गन होता है, कंपनी को पर्पसफुल बनाता है, ये कंपनी को प्रोडक्टिव बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करता है। मतलब जो हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेस होगा, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करती है, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है। फिर आपको मैंने एक बात और भी बोला था दोस्तों, याद करो मैंने क्या कहा था कि जो कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट का जो कॉम्पिटेंसी और कैरेक्टर होता है, यही डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को। ये डिटरमाइन करेगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को, डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा सक्सेस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन हमारा सक्सेस नहीं करेगा। तो इसको डिटरमाइन करने वाला आपका दोस्तों मैनेजमेंट होता है। अब आप एक बार देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में जरूर ये टर्म्स लिखा गया होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, an organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes, management आपका mobilize and utilize diverse resource को mobilize करने का मतलब होता है allocate करना। The survival and success of organization depends on the extent that competency and characters of its management। आ ही गया, सर्वाइवल और सक्सेस जो कंपनी का डिपेंड करेगा वो मैनेजमेंट के एबिलिटी पे, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पे, कि आपका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है। जिसका एग्जांपल आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी की जो कैपेबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंसी है, जो काम करने की क्षमता है ना, वो अनिल अंबानी से ज़्यादा अच्छा है। तो आज के डेट में अगर मुकेश अंबानी किसी अपने आईपीओ के लिए मार्केट से पैसा ले तो बहुत सारे लोग दौड़ के जाएंगे पैसे लगाने, और हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे। वहीं अगर अनिल अंबानी आ जाए आईपीओ लेके पैसा लेने, आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर आईपीओ लेके आता है शेयर में, जिसको शेयर में पैसा लगाना कहते हैं, तो दोस्तों कोई पैसा नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, वो नॉन कॉम्पिटेंट साबित हो गया है, तो कोई पैसा नहीं देंगे उनकी कंपनी में। देखो यही होता है, मैनेजमेंट की साख होती है ये। अब कहता है मैनेजमेंट हैज़ टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड एडप्शन फॉर इफेक्टिव इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। दोस्तों जैसे एनवायरनमेंट बदलेगा, हमें अपनी कंपनी में चेंज लाना पड़ेगा, और जो कंपनी में चेंज की बात होती है वहाँ फिर मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना कि हर इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इंसान चेंज को अपोज करता है, कोई भी चेंज को सपोर्ट नहीं करता, चेंज को वेलकम नहीं करता। दोस्तों हमेशा इंसान चेंज को अपोज करता है। तो चेंज को अपोज ना हो, चेंज सक्सेसफुली कंपनी में अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि एनवायरनमेंट बदला है। और हम अगर नहीं बदलेंगे, जो काम अनिल अंबानी के रिलायंस में हुआ, एनवायरनमेंट बदलता गया, अनिल अंबानी का रिलायंस जस का तस रहा, मुकेश अंबानी का रिलायंस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलता रहा, जिसके कारण आज वो मुकेश अंबानी का रिलायंस है। और इसके लिए सारी क्रेडिट अगर दी जाएगी किसी को, तो मुकेश अंबानी के मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को दी जाएगी कि देखो उसने चीज़ों को कैसे मैनेज किया। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि मैनेजमेंट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हम मैनेजमेंट को एज ह्यूमन डिफाइन करते हैं, अब हम दूसरा मैनेजमेंट को इंटर रिलेटेड फंक्शंस डिफाइन करेंगे। अगर हम इंटर रिलेटेड फंक्शंस की बात करेंगे मैनेजमेंट की,
तो आइए देखिए मैनेजमेंट्स के बारे में क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट जो होता है वो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का वर्ड मतलब यहाँ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसेस को मैनेजमेंट कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट। तो बेटर होगा यहाँ कहना मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है कि मैनेजमेंट नहीं कह के अगर ये कहा जाता कि कैरीड आउट बाय मैनेजर्स तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर यहाँ कहा जाता कि कैरीड आउट बाय मैनेजर्स तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इंस्टीट्यूट ने लिख दिया मैनेजमेंट, तो ये भी कोई बुराई नहीं है, मैनेजर्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा तो है दोस्तों, राइट। सो कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि की ग्रुप कहा गया था, जो ऊपर आपको बताया गया था की ग्रुप, टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट में जो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शंस होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं, आखिर ये फंक्शंस और प्रोसेसेस क्या है दोस्तों? अगर आप ये फंक्शंस और प्रोसेसेस की बात करोगे तो ये होता है प्लानिंग, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग, ये होता है लीडिंग और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। देखिए ये जो इंटर रिलेटेड फंक्शन और प्रोसेसेस की बात करते हैं तो इसमें पहला वर्ड आता है प्लानिंग, फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है लीडिंग और फिर आता है कंट्रोलिंग। ये चार वर्ड आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आइए मैं इन चारों वर्ड को आपको क्लियर कर दूं कि इस चारों वर्ड का क्या मीनिंग है, मैनेजमेंट में क्यों इन चारों वर्ड को रखा गया, क्यों कहा गया कि इंटर रिलेटेड फंक्शन है ये, क्यों कहा गया इंटर रिलेटेड प्रोसेस है ये, क्योंकि यही चार वर्ड है जो कि मैनेजमेंट के चार पिलर्स हैं। मैनेजमेंट के चार पिलर्स है, जितने भी मैनेजर्स होंगे वो इसी चार वर्ड्स को यूज करते हैं एज ए मैनेजमेंट फंक्शंस। तो आखिर ये चार वर्ड है क्या दोस्तों? मैं बहुत सिंपल वे में लिखूंगा। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में दो बातें होती है, प्लानिंग में दो बातें होती है। पहला, व्हाट वी वांट टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू अचीव, दिस इज फर्स्ट टास्क ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट टास्क ऑफ प्लानिंग। अब इसमें आप जो जो बात कह लो दोस्तों, देखो वैसे तो इसमें बहुत सारे चीज होते हैं प्लानिंग के अंदर, पर मैं एक मतलब मोटे तौर पे लिखा कि व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है। तो इसको हम गोल और ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस का गोल्स होगा, हमारे बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है। चलिए दूसरा, ये तो हुआ व्हाट, अब होता है हाउ टू अचीव इट, हाउ टू अचीव इट। दो बातें, प्लानिंग खत्म हो गया, मतलब प्लानिंग में दो बातें होती है। पहली बात करना क्या है और उस काम को कैसे करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, उस काम को कैसे करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में आप सिर्फ और सिर्फ दो काम करते हैं, क्या करना है, उस काम को कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। अब आइए ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में होता है एक्यूजिशन ऑफ रिसोर्सेस। आप रिसोर्स को एक्वायर करते हैं और आपको पहले बताया गया है कि जो रिसोर्स आप एक्वायर करोगे वो रिसोर्स डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या रिसोर्स आप एक्वायर करते हैं, अभी भी तो आपने पढ़ा था, बड़ा सिंपल है। एक तो आप मैन को एक्वायर करेंगे, एक आप मनी को एक्वायर करते हैं, एक आप मशीन को एक्वायर करते हैं, एक आप मटेरियल को एक्वायर करेंगे। देखिए ये तो एक्विजिशन होगा ही होगा, राइट।
अब ये एक्विजिशन हो गया, तो अब ये सारे डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ये सब के सब डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, ये डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आपने एक्वायर तो कर लिया, तो अब इसे ऑर्गेनाइज करिए। देखिए अब हो गया, कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज्ड करिए, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन का काम, सॉरी, अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के काम में आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के काम में आ जाएंगे। तो मैनेजमेंट का दो फंक्शन कंप्लीट हो गया। पहला फंक्शन प्लानिंग, पहला फंक्शन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, क्या अचीव करना है, कैसे उसे अचीव करना है, कहाँ जाना है, कैसे वहां तक जाएंगे, कहाँ जाना है, कैसे वहां तक जाएंगे। मैनेजमेंट का पहला काम खत्म, प्लानिंग। दूसरा काम ऑर्गेनाइजिंग। अब कहता है भाई रिसोर्स को इकट्ठा करो, क्योंकि वहां तक जाना तो है, उसको अचीव तो करना है, तो रिसोर्स इकट्ठा करो। आइए क्या क्या रिसोर्स इकट्ठा होगा, तो मैन पावर का रिसोर्स इकट्ठा होगा, मनी का रिसोर्स इकट्ठा होगा, मशीन इकट्ठा होगा, और सर मटेरियल इकट्ठा होगा। पर ये सारे के सारे डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ठीक है इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसे सही तरीके से अरेंज करेंगे, जिस आदमी की जो कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसे काम में लगा देंगे, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों मेनली आता है स्टाफिंग, इसमें आता है स्टाफिंग, मतलब आप लोगों को काम पे लगाते हो, लोगों को काम पे लगाते हो, लोगों को ड्यूटी बांटते हो, तो ये सब काम आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा। अब आइए, अब अगला था लीडिंग। अगर हम लीडिंग की बात करें तो अब लीडिंग में क्या क्या होगा, देखो लीडिंग में बहुत कुछ होता है। लीडिंग में होता है मोटिवेटिंग, मोटिवेट करना। लीडिंग में होता है कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना। लीडिंग में होता है, लीडिंग में होता है रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन बिटवीन रिसोर्सेस। अगर रिसोर्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा काम रिजॉल्व करना। प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, उसको रिजॉल्व करना, ये सारा काम होता है लीडर्स का। लीडर्स ही ये काम करते हैं, तो ये काम होता है लीडिंग का, लीडिंग का ये काम होता है दोस्तों। लास्ट जो काम हमारा है दैट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। अब जी ये कंट्रोलिंग में क्या होता है, देखो कंट्रोलिंग में होता है कि आप एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर करते हो, एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर करोगे, फिर इसे आप टारगेट से कंपेयर करेंगे, टारगेट से इसको कंपैरिजन करोगे, और आपको अगर लगता है कि इफ एनी डेविएशन, कि हम डेविएट हो रहे हैं, टारगेट से हम डेविएट हो रहे हैं, इफ एनी डेविएशन, तो आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, तो करेक्टिव एक्शंस होगा, करेक्टिव एक्शंस होगा। देखिए ये हमारा कंट्रोलिंग हो गया, ये हमारा कंट्रोलिंग हो गया। सो दिस इज नॉन एज व्हाट, दिस इज नॉन एज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हमारा दोस्तों मैनेजमेंट का दूसरा वाला डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि मैनेजमेंट जो होता है वो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेसेस होता है, जिसको मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर आपने से कोई पूछता है कि वो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेस बताओ, तो हमारे को 4 फंक्शंस प्रोसेस बताना है। ये कहना है कि प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, मैनेजमेंट लीडिंग का काम करता है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का काम करता है। सर मैनेजमेंट प्लानिंग में क्या करता है? मैनेजमेंट प्लानिंग में गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और उस गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करेंगे इसके लिए मीन्स को सेट करता है। नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज रिसोर्स को इकट्ठा करी जाती है और उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसके बाद आता है दैट इज कंट्रोलिंग में क्या होगा? मोटिवेटिंग होगा, मोटिवेशन दी जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम अकर्ड होता है उसको दूर किया जाएगा, है कि नहीं? इसके बाद कंट्रोलिंग में तो सर एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर करेंगे, टारगेट को टारगेट से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद अगर कोई डेविएशन नजर आता है तो उस डेविएशन को दूर करेंगे। देखिए यहाँ लिखा होगा, इसमें आया प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल, ये इन्होंने थोड़ा सा बीच के पार्ट को एलाबोरेट कर दिया है। द फंक्शंस और सब प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट्स आर वाइड रेंजिंग बट आर क्लोजली रिलेटेड। कहता है मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर सब आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दे रेंज ऑल वे फ्रॉम डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, आ गया ना? प्लानिंग में गोल्स पता, गोल्स क्या होगा, फिर डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स, यही आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग का काम, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्स अमंग द पर्सनल एक्टिविटी यूनिट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड। जो प्लान होगा वो अचीव होना चाहिए। और जो लास्ट पार्ट है मैनेजमेंट के बारे में दोस्तों, वो हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है। इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है, इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है to make things happen, to gain command over phenomena, to induce direct events and people in a particular manner, particular manner। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट को एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस कहा गया है। देखो अब इन्फ्लुएंस प्रोसेस क्या होता है आप समझिएगा। अगर हमारा कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनेज हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कंट्री के हर एक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, हर एक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। हमारी हमारी कंट्री में जितनी घटनाएं घटेगी, हमारी कंट्री में जितने भी इवेंट्स अकर होगा दोस्तों, हर इवेंट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। जैसे आप सुनते ही होंगे कंट्री के अंदर एजुकेशन पॉलिसी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, हेल्थ पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। बट ऑब्वियस है मैनेजमेंट है, मैनेज करने वाले हैं, चीफ ऑर्गन है इंडिया का, तो प्रधानमंत्री तो डिसाइड करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर का पॉलिसी क्या होगा, फार्मिंग का पॉलिसी क्या होगा, एजुकेशन का पॉलिसी क्या होगा, हेल्थ का पॉलिसी क्या होगा, टेक्नोलॉजी का पॉलिसी क्या होगा। राइट जैसे हमारे घर की बात करें तो घर के जो मुखिया होंगे वो ये सारे चीज डिसाइड करेंगे। मतलब एक घर के अंदर क्या घटनाएं घटती है दोस्तों, वो घर के मुखिया उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे ही कंपनी में क्या घटनाएं घटती है, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मुकेश अंबानी के द्वारा जो रिलायंस कंपनी है उसके अंदर अगर कोई घटनाएं घटती है तो अल्टीमेटली क्रेडिट गोज टू मुकेश अंबानी। अगर डेबिट दे करते हो मतलब अगर उसका बैड बैड क्रेडिट देते हो, बैड क्रेडिट भी मुकेश अंबानी को जाएगा और गुड क्रेडिट भी मुकेश अंबानी को जाएगा। अच्छा करेगा तो मुकेश अंबानी, बुरा हुआ तो मुकेश अंबानी, दोनों के लिए मुकेश अंबानी ही रिलायबल है, मुकेश अंबानी ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कौन हो सकता है रिस्पॉन्सिबल जी? मैनेजमेंट में जब आप हैं तो आप ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, क्योंकि जो मैनेज करने वाले होते हैं उन्हीं के सारे कंधे पे, उन्हीं के शोल्डर पे सारी ये बात होती है, और वही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी है क्योंकि वो हर एक घटना पे उसकी कमांड होती है। अगर मैनेजमेंट चाहे कोई दुर्घटना नहीं होने देने के लिए तो नहीं होने देगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही है जो डायरेक्शन देता है,
जो प्लान करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मोटिवेट करता है, मतलब लीड करता है, ये काम मैनेजमेंट का ही तो है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय द पावर। लीजिए, कहता है इसके लिए मैनेजमेंट को पावर दी जाती है और इस काम के लिए मैनेजमेंट के पास कॉम्पिटेंसी होती है, मतलब मैनेजमेंट इस काम के लायक होता है। इस काम के लिए मैनेजमेंट के पास नॉलेज होता है। आप ऐसे किसी घटना पे कमांड नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए और आपके पास रिसोर्स होता है। दोस्तों मैं एक बार इसे और रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो आपको मैंने बताया कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है जो हर एक घटना पे इन्फ्लुएंस करती है, हर एक घटना को इन्फ्लुएंस करती है। तो कहता है ये जो इन्फ्लुएंस है वो उसको कहाँ से, उसको बैकिंग कहाँ से मिला, तो इसके लिए उसे पावर मिला। जैसे अभी नरेंद्र मोदी साहब को पावर मिला हुआ है, पावर मिला हुआ है। अच्छा, इस काम के लिए वो कॉम्पिटेंट्स है, मतलब कॉम्पिटेंट होने चाहिए, तभी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब आइए, हमारे मनमोहन सिंह, पावर तो मिला हुआ था लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो घटना पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो जरूरी नहीं है कि आपको पावर मिल गया तो आप घटना पे कंट्रोल कर ही लोगे। घटना पे कंट्रोल करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। यू शुड हैव कॉम्पिटेंसी। आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपके रिसोर्स के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी जाके आप घटना को कंट्रोल कर सकते हो। अदरवाइज घटना कंट्रोल आपसे नहीं होगा, घटना ही आपको कंट्रोल कर लेगी। तभी हम कहते हैं कि ये मैनेजर लल्लू मैनेजर है। लल्लू मैनेजर मतलब यही होता है कि वो मैनेजर के अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो मैनेजर ताकतवर मैनेजर नहीं है, वो मैनेजर करेजियस मैनेजर नहीं है, करेजियस मैनेजर नहीं है। ये हम तभी कहते हैं दोस्तों, तभी कहते हैं जब वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है। मैनेजर फॉर्मुलेट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वैल्यूज एंड स्ट्रेटजीज टू कोप विद, टू adapt and adjust themselves with the behavior of change in the environment। देखना, ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट ताकतवर है तो मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को अडॉप्ट करा देगा, चेंज को अडेप्ट करा देगा। बेटे, अडॉप्ट और अडेप्ट दोनों में फ़र्क है। जब हम बात करते हैं अडॉप्ट की, तो अडॉप्ट का मतलब था किसी चीज़ को लागू करना, अडेप्ट का मतलब होता है उसके साथ जीना। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अडॉप्ट तो कर लेता है लेकिन उसके साथ वो जीना पसंद नहीं करता। मतलब अडॉप्ट तो किया हुआ है पर वो बेमन से किया हुआ है, मतलब उसके मन नहीं है। अगर 1 मिनट का उसे टाइम मिले तो उस चीज को रिजेक्ट कर देगा, तो इसको अडेप्ट नहीं कहेंगे। अडेप्ट तब वर्ड यूज किया जाता है जब आप उसके साथ जीने लगे। राइट। देखिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। एक बार क्लास को हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, मैं मानता हूं, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज हमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सारे चीज़ डिस्कस करने थे। राइट। तो आज की क्लास में हमने पहला चैप्टर्स का सिर्फ 2 टॉपिक किया है। एक टॉपिक बिजनेस पॉलिसी, दूसरा टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट। जब बिजनेस पॉलिसी की बात आता है दोस्तों, तो आप सिंपल सी वे में बता सकते हो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस और स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी इसमें स्टडी की जाती है। कंपनी का जो फ्यूचर गोल होता है, कंपनी के जो फ्यूचर डायरेक्शन होते हैं उसके बारे में बताए जाते हैं। ठीक है कि नहीं। जो प्रॉब्लम्स कंपनी फेस करेगा फ्यूचर में, जो कि कंपनी के सर्वाइवल और सक्सेस में क्रिटिकल रोड़ा पैदा करेगा, जो प्रॉब्लम्स, उसके बारे में इसमें डिस्कशन होता है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा बिजनेस पॉलिसी के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल शेप और कैरेक्टर आपको पता पड़ जाएगा इस बिजनेस पॉलिसी के द्वारा। तो बिजनेस पॉलिसी जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स के बारे में, उनकी फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। ये समझने के बाद ही कोई आदमी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। इसे देखे बगैर वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें 2 ईयर याद रखने चाहिए, एक 1911 याद रखने चाहिए और एक हमारे को 1969 याद रखने चाहिए। हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना चाहिए, हमें अमेरिका के बारे में याद रखना चाहिए। राइट। और उसके बाद जो
विलियम एफ ग्लुक ने साहब ने कहा, बड़ा सिंपल सी बात उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन है इसका, वो जब पहले डे टू डे प्लानिंग होता था, फिर उसके बाद आया लॉन्ग रेंज प्लानिंग, फिर उसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया स्ट्रेटजिक प्लानिंग, फिर वो शिफ्ट हो गया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, और वहाँ से आपका बिजनेस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। बिजनेस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, इसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में किया। एक तो मैनेजमेंट को आप इंसान से जोड़ के देखो, एक मैनेजमेंट को आप सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन से जोड़ के देखो। फिर आप अगर प्रोसेस की बात करोगे तो आप इन्फ्लुएंस प्रोसेस भी कह सकते हो मैनेजमेंट में, कि जिसका हर एक घटना पे कमांड होता है, इन्फ्लुएंस होता है, पीपल के ऊपर कमांड होते हैं। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट है, राइट। अब अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर हम फिनिश करा देंगे, क्योंकि इसमें अब कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रह गया है, एक स्ट्रैटेजी के बारे में और एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो अगली क्लास में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।